हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पोर्शंस कवर किए हैं, जो कि रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन थे। ठीक है, आपको बताया गया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल सर्कुलर मोशन अंडरगो कर रहा है तो दो टाइप के एक्सेलरेशंस उस पे एक्ट कर सकते हैं। वन इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड द अदर वन इज रेडियल एक्सेलरेशन. Radial acceleration always acts towards the center and is responsible for changing the direction at every instant. हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन बदलने का काम रेडियल एक्सेलरेशन करता है, और ये एक्सेलरेशन होना जरूरी है अगर आपका पार्टिकल जो है वो पूरे सर्कल में घूमना चाहिए तो। दूसरी बात है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ये एक्सेलरेशन तब आता है जब ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की स्पीड चेंज करनी हो. ठीक है, दिस कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये कहां एक्ट करता है? ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट. ठीक है, इन दो का जो रिजल्टेंट होता है उसे हम a नेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि अंडर रूट ऑफ ar स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर होता है. अब डिपेंडिंग अपॉन ए टेंजेंशियल होता है या नहीं, हम सर्कुलर मोशन को दो पार्ट्स में पढ़ लेते थे. एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो आपका ध्यान मेन इस चीज पे जाना चाहिए कि ओमेगा कांस्टेंट है या ओमेगा बदल रहा है. जहां पर ओमेगा बदल रहा होगा वहां पर जो है एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, और जहां पर भी अल्फा आएगा वहां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं. बिल्कुल बेसिक सिंपल सवाल कि पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर. its angular displacement given by theta equals to t square by 2. then at t equals to 1 second आपको ये सारे फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं: ओमेगा, अल्फा, at, ar, a net एंड एंगल बिटवीन a net एंड रेडियस वेक्टर. इन सब चीजों के ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है. सबसे पहले जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो है दैट इज t स्क्वायर बाय 2. ठीक है, थीटा से आप ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं. डिफरेंशिएट कर दीजिए. ओमेगा इज d थीटा बाय dt. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2t बाय 2, तो ये हो जाएगा t. ठीक है, ओमेगा जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आ जाएगा. अल्फा क्या होगा? d ओमेगा बाय dt which will be equals to 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया आपका अल्फा. अल्फा कांस्टेंट आ गया. ठीक है, अब आपसे सबसे पहले पूछा है t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है. तो एट t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 1 सेकंड जब आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ओमेगा की बात करेंगे. ओमेगा t इक्वल्स टू 1 रख दिए तो ये क्या आ जाएगा? 1 रेडियन पर सेकंड. अल्फा आ जाएगा 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, ये दोनों चीजें हमें पता चल गई. अगली चीज पूछिए ए टेंजेंशियल. ए टेंजेंशियल क्या होता है? अल्फा इनटू आर. अल्फा 1 है, रेडियस भी 1 मीटर दे रखा है, सो दिस बिकम्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, ए रेडियल निकालना है. ए रेडियल क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर आर. ये भी 1 है, ये भी 1 है, सो दिस आल्सो बिकम्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, अब आपको पता चल गया कि सर्कुलर मोशन हो रहा है और टुवर्ड्स द सेंटर रेडियल एक्सेलरेशन ऐड करेगा. ए रेडियल जो है 1 दे रखा है, ए टेंजेंशियल भी 1 दे रखा है. इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ए नेट होगा. ठीक है, ए नेट जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, और कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर व्हिच इज रूट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. है ना, ये हो जाएगा आपका ए नेट. और ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? दिस एंगल विल बी 45 डिग्री. है ना, tan अल्फा. अगर मैं इसे अल्फा नहीं कहना चाहिए, मुझे कुछ अलग ही नाम दे देता हूं. चलो बीटा दे देता हूं. तो tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80 अपॉन ar. है ना, तो बीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री. इनफैक्ट दिस इज द एंगल बिटवीन a नेट और रेडियस वेक्टर. है ना, इन दोनों के बीच में जो भी एंगल है वो कितना है? दिस इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज. ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए. कभी-कभी बच्चों ऐसा भी पूछ लेते हैं कि बता दीजिए ए टेंजेंशियल और ए नेट के बीच का क्या एंगल है. कुछ भी पूछा जा सकता है ना, तो यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो एक वेक्टर इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक वेक्टर डिफाइन कर दें. रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में बोल देंगे कि चलो ये वेक्टर कुछ x वेक्टर है. x वेक्टर और a नेट वेक्टर के बीच का एंगल बता दीजिए. ठीक है, इनफैक्ट दिस इज द रेडियस वेक्टर इटसेल्फ. अगर मैं यहाँ पर रेडियस वेक्टर नहीं केवल रेडियस पूछता तो आप 45 डिग्रीज एंगल बोल देते. या फिर ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन a नेट एंड ar लिख दीजिए. ये ज्यादा कन्वीनियंट है और ज्यादा जो है क्लैरिफाइड क्वेश्चन है. रेडियस में हमें ये नहीं पता चल रहा था यहाँ पर इस सवाल में कि रेडियस वेक्टर किस डायरेक्शन में स्पेसिफाइड है. अगर रेडियस वेक्टर इस आउटवर्ड डायरेक्शन में स्पेसिफाइड हो अलोंग x वेक्टर, तो एंगल बिटवीन a नेट और x वेक्टर कितना हो जाएगा? दिस वन.
ठीक है, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री के बराबर। तो दैट डिपेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a particle moves in a circle of radius 1 meter. At an instant, the acceleration makes 37 degree with the radius. देखिए, अब ये रेडियस कहने का मतलब ही यही है कि यहाँ पर रेडियस को वेक्टर नहीं, एक स्केलर टर्म के हिसाब से ही रिप्रेजेंट किया हुआ है। रेडियस के साथ कितना है, a नेट जो बन रहा है। अब ये जो एक्सेलरेशन देते हैं वो नेट एक्सेलरेशन देते हैं, ये याद रखना है ना। ऐसा नहीं है कि ये कोई रेडियल दिया हुआ है या टेंजेंशियल दिया हुआ है, ये a नेट होता है। ठीक है, अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो वो नेट एक्सेलरेशन की बात हो रही है। ठीक है, 37 डिग्री विद द रेडियस। ठीक है, एक पार्टिकल है जो सर्कल में मूव कर रहा है, इस पे दो एक्सेलरेशन होंगे, एक ar होगा और एक at होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो a नेट होगा जो a दे रखा है, और वो रेडियस के साथ 37 डिग्रीज बना रहा है। इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द रेडियस and AT at that instant is 3 meter per second square। उस इंस्टेंट पे AT की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना दे रखा है आपको। ठीक है, अब उसी इंस्टेंट पे आपसे अल्फा a और ये सब पूछ लिया। AC स्टैंड्स फॉर सेंट्रीपिटल, या फिर आप रेडियल भी कह सकते हैं इसे, AC भी कह दो या AR कह दो, एक ही बात है। ठीक है, ओमेगा एंड स्पीड, ये सारी बातें उस इंस्टेंट में पूछी गई हैं। आप साफ साफ यहाँ से तो देख सकते हैं कि अगर मैं tan 37 डिग्री लिखूं तो tan 37 डिग्री किसके बराबर होगा, AT अपॉन AR के बराबर, AT अपॉन AR। ठीक है, tan 37 डिग्री इज 3/4, ये हो जाएगा 3/4, और A टेंजेंशियल तो यहाँ दे ही रखा है 3 है, तो सिंपल सा हो गया कि A रेडियल की वैल्यू कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना हमें समझ में आ गया, A रेडियल आ गया तो A नेट भी आ जाएगा भाई। A नेट कितना हो जाएगा, वैसे भी सोचो ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, तो A नेट तो हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाते हैं सारी बातों पे। रेडियस 1 मीटर दे रखा है, तो सबसे पहले तो मैं जानता हूं कि AT बराबर होता है अल्फा r। AT इज अल्फा इनटू r। AT कितना दिया है, 3, अल्फा नहीं जानता, रेडियस 1 है, तो अल्फा कितना हो गया, 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू पता चल गई। अच्छा, A रेडियल जो होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। ठीक है, तो A रेडियल कितना है, 4 इज ओमेगा स्क्वायर इनटू 1, तो ओमेगा हो गया 2 रेडियन पर सेकंड। अगली चीज पूछी है स्पीड। स्पीड जो है टेंजेंशियली वो कितनी हो जाएगी, ओमेगा इनटू r कह दीजिए, या फिर आप A रेडियल को v स्क्वायर बाय r लिख सकते थे, दोनों में से जो इच्छा हो आप कर सकते हो। ठीक है, तो v की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा इनटू r व्हिच इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड। फाइन, तो ये सारी चीजें हैं जो कैलकुलेट करने के लिए पूछी गई थी, आप निकाल सकते थे। ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट आ जाता हूं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड देखिए, गिवन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू जो है वो 2t है और रेडियस जो है वो 2 मीटर है। फाइंड आउट द टाइम व्हेन एंगल बिटवीन AR एंड A नेट इज कितना, 37 डिग्री। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 2t है। ओमेगा जो है वो वेरिएबल है, अगर ओमेगा वेरिएबल होता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है, जानते हैं आप लोग। ठीक है, अल्फा कैसे निकालेंगे आप, d ओमेगा बाय dt से, व्हिच विल बी इक्वल्स टू 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी को डिफरेंशिएट कर दिया तो 2 आंसर आ गया। ओमेगा ये हो गया हमारा अल्फा, अल्फा पता है, ओमेगा पता है। ठीक है, अब ऐसा कह रखा है कि किसी इंस्टेंट पे आप जानते हैं यहाँ A रेडियल होगा, यहाँ A टेंजेंशियल होगा और यहाँ A नेट होगा। A नेट और A रेडियल के बीच में जो एंगल है वो 37 डिग्री है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि tan 37 डिग्री की वैल्यू कितनी है, AT अपॉन AR है। ठीक है, किसी टाइम t पे ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, tan 37 is 3/4 that is equals to, उस इंस्टेंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, आप जानते हैं A टेंजेंशियल होता है अल्फा r और A रेडियल होता है ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पुट कर दूंगा मैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पुट करता हूँ तो अल्फा तो कांस्टेंट है मेरा 2 और इनटू रेडियस अपॉन ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियस। अब ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियस, ओमेगा क्या होगा, किसी टाइम t पे ओमेगा तो 2t है, किसी भी टाइम t पे, जनरल टाइम t, मुझे तो वही टाइम निकालना है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, 2t का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r। ठीक है ना, r से r कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2/4t स्क्वायर, 4 से 4 भी गया बच्चों, तो मेरे हिसाब से t की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 2/√2/3 सेकंड्स। ठीक है, दिस इज द आंसर, इतने टाइम पे ये चीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब मेन आपको क्या आना चाहिए, सब AT AR डायरेक्शंस पता हो, एंगल लिखना आ जाए, tan थीटा कैसे लिखते हैं इस ट्रायंगल में, ये सब आ जाए तो आप आराम से सवालों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, given speed equals to root s where s is the distance traveled, ये स्पीड दे रखी है। ठीक है, find the angle between A radial and A net,
ए रेडियल और ए नेट के बीच में आपको एंगल निकालना है। कितनी देर के बाद में निकालना है? 1 सेकंड के बाद। आफ्टर 1 सेकंड यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल। ठीक है, चलो देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि जब भी स्पीड दे रखी ना, स्पीड दे रखी है, स्पीड से आप हमेशा याद रखें, अगर स्पीड को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको ए टेंजेंशियल मिलता है। पहले भी बता चुका हूं, है ना। देखिए, अगर आप dv/dt लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये a नेट होता है। ये क्या होता है? a नेट होता है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन और स्पीड दोनों। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं कि dv/dt मतलब वेलोसिटी वेक्टर का मॉड्यूलस, वेलोसिटी वेक्टर का मॉड्यूलस इज एक्चुअली द स्पीड, तो dv/dt हमेशा मुझे a टेंजेंशियल देगा। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, यहां पर ये चीज स्पीड है, ठीक है, ये चीज स्पीड है, रूट s के बराबर है, वेयर s इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। फाइंड एंगल बिटवीन ar एंड a net आफ्टर 1 सेकंड, रेडियस 1 मीटर दे रखा है। सबसे पहली चीज तो मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूं कि a टेंजेंशियल कितना है ना, a टेंजेंशियल। तो सबसे पहले a टेंजेंशियल कैसे निकालेंगे हम? dv/dt से। अच्छा, ये टाइम के रिस्पेक्ट में तो है ही नहीं, तो अपन एक चीज और कर सकते हैं, अगर आपको याद हो तो। क्या कर सकता हूं मैं? ds से मल्टीप्लाइड और ds से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है ना। तो ये ds/dt वापस स्पीड हो जाएगी, तो मैं इसे लिख दूंगा v dv/ds। ये फार्मूला भी पढ़ा हुआ है आपका, है ना, तो बस आप डिफरेंशिएट कीजिए, आंसर लिखिए, at निकाल लीजिए। पहले तो v की वैल्यू है √s। अब dv/ds, इसको s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो √s का डिफरेंशिएशन 1/2√s और फिर ds/ds, ये तो 1 ही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है वो हाफ हो गया। ठीक है ना, √s से √s कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की at की वैल्यू आ गई हाफ। ठीक है, at अगर हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो at बराबर अल्फा r होता है, तो यहां से अल्फा आ जाएगा। देखो, रेडियस 1 मीटर दे रखा है, रेडियस इज 1, तो मेरे हिसाब से अल्फा भी हाफ रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अल्फा की वैल्यू आ गई। क्या अल्फा से ओमेगा निकल सकता है? आराम से निकल सकता है, क्योंकि हम जानते हैं अल्फा क्या होता है? d⍵/dt। ठीक है, तो d ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा dt। तो अल्फा की वैल्यू हाफ है, हाफ dt, दोनों साइड आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी t/2। ओमेगा भी पता चल गया, ठीक है। और ओमेगा पता चल गया तो आपको ए रेडियल भी पता चल गया। ए रेडियल क्या होता है? ए रेडियल इज ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, पता चल गया आपको, है ना। तो किसी भी टाइम t पे ए रेडियल कितना हो जाएगा? t²/4 इनटू आर की वैल्यू तो 1 है, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा ए रेडियल आफ्टर टाइम t। अब आपसे क्या कह रखा है, आगे समझें। फाइंड द एंगल बिटवीन AR एंड A net आफ्टर 1 सेकंड। अच्छा, तो AT को क्या लिखते हैं? AT को हम लिखते हैं अल्फा। अब अल्फा तो टाइम पे डिपेंडेंट है नहीं, ये तो कांस्टेंट टर्म ही है, और 80 तो मुझे पता ही है कितनी वैल्यू आई थी, 80 की हाफ आई थी, 80 तो हाफ ही थी। तो बच्चों, अब अगर आपसे पूछा जाए सर्कल में आप चल रहे हैं, सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक AR इधर लग रहा है, A टेंजेंशियल इधर लग रहा है, A नेट इधर है, और एंगल कितना होना चाहिए यही पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 80/AR। 80 की वैल्यू तो हाफ है और AR की वैल्यू t²/4। कितने समय बाद पूछा है? 1 सेकंड के बाद। तो 1 सेकंड के बाद AR कितना होगा? 1/4। कितना होगा? 1/4। यहां से ये कैंसिल आउट हो गया तो 2 बच जाएगा, तो इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स 2। क्या एंगल हो जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2। सिंपल, समझ आए सवाल? इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाएगा। अच्छे सवाल है, आपको आने चाहिए कि किस तरीके से सवालों को देखा जाए, इंटरप्रेट किया जाए। एक और सवाल कराता हूं, इसी से रिलेटेड है, अच्छा है वो भी। देखिए, आपको सवाल में दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट का मास आपको दे रखा है m है, और रेडियस एक सर्कल में घूम रहा है, इट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r रेडियस में वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और आपसे कह रखा है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज गिवन बाय a into s², ठीक है ना। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज a into s²। तो आपसे अब क्या पूछा है? देखिए, आपसे पूछा है कि अच्छा s तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, वही वाली चीज, s इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो आपसे पूछा है कि फाइंड आउट टेंजेंशियल फोर्स कितना लग रहा है पार्टिकल पे। F टेंजेंशियल कितना लग रहा है, F रेडियल कितना लग रहा है, और F नेट कितना लग रहा है।
ये तीनों चीजें आपसे पूछ ली गई, ठीक है। एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, मैं तो बताऊंगा ही खैर, बट एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए इसे कि क्या कर सकते हैं। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, रेडियस जो है वो r दे रखा है, और पार्टिकल जो है घूम रहा है एक सर्कल में, a एक कांस्टेंट है, ठीक है, a जो है एक कांस्टेंट है, f टेंजेंशियल, f रेडियल और f नेट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, देखिए काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, मतलब हाफ mv² दे रखा है। काइनेटिक एनर्जी मींस व्हाट, हाफ mv² दे रखा है, व्हिच इज a * s²। मेरे हिसाब से जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 2a/m का रूट और s, ठीक है, ये हो गई स्पीड। अच्छा, ये हाफ mv² में v क्या होती है, स्पीड होती है ना, याद होना चाहिए, ये हाफ mv² में v इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, स्पीड पता है तो बच्चों एक चीज कैलकुलेट कर सकते हो, क्या कैलकुलेट किया था अपन ने पिछली बार भी, अपन ने a टेंजेंशियल फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है ना, क्योंकि a टेंजेंशियल सीधा सीधा सा होता है dv/dt, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू dv/dt। चलो ये चीज तो हो गई कांस्टेंट, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं √2a/m, और यहां आ जाएगा ds/dt। व्हाट इज ds/dt? इट्स अगेन स्पीड, ये वापस से स्पीड बन गई, तो ये हो जाएगा √2a/m, और ये चीज हो गई स्पीड, और स्पीड वापस ये है, तो मैं वापस ये रख देता हूं √2a/m * s, सो दिस एक्चुअली बिकम्स 2as/m। ये हो गया a टेंजेंशियल, ठीक है, a टेंजेंशियल आपको पता चल गया है। अब आप क्या निकालेंगे, आपको और क्या कैलकुलेट करना होता है, आपको f रेडियल कैलकुलेट करना है। अब रेडियल एक्सेलरेशन कहां से आएगा, रेडियल एक्सेलरेशन निकाल के मास से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो फोर्स आएगा। तो देखिए अब इसको करने का क्या तरीका है कि ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, a टेंजेंशियल आ गया तो f टेंजेंशियल आ जाएगा, मास इनटू दिस, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन आपको क्या दे देगा, a टेंजेंशियल, ठीक है ना, सॉरी टेंजेंशियल फोर्स दे देगा, तो m से इसको मल्टीप्लाई कर दो, m टाइम्स at, आपको क्या मिल जाएगा 2x। ये तो हो गया f टेंजेंशियल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ध्यान से देखिए हमारा जो रेडियल फोर्स होगा ना वो कितना होगा, मास इनटू a रेडियल, एंड व्हाट इज a रेडियल, v²/r, क्या होगा ये v²/r के बराबर। क्या mv² कहीं से और मिल सकता है, कहीं दिख रहा है आपको, यस मुझे तो दिख रहा है mv², यहाँ पे क्या करो, mv² की वैल्यू लिख दो 2as²/r, क्या लिख दिया 2as, तो इसको क्या लिख दिया 2as²/r लिख दिया, ठीक है। f रेडियल भी आ गया, f रेडियल आ गया, f टेंजेंशियल आ गया, अब तो बचा ही क्या, f नेट निकालना है। f नेट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा, √of fr² plus f टेंजेंशियल स्क्वायर, ठीक है, √of fr² plus f टेंजेंशियल का स्क्वायर आपको f नेट दे देगा। तो f नेट की वैल्यू हो जाएगी, देखो बच्चों, अंडर रूट में 2as² अपॉन r का होल स्क्वायर प्लस f टेंजेंशियल वाज 2as का होल स्क्वायर, दैट्स इट। अब आपको कॉमन चीज निकालिए, जो करना है करते रहिए, इस तरीके के सवाल जो हैं आपसे बन जाने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो कैलकुलेशन बेस्ड हैं, ये सब अपन ने पिछले लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं a टेंजेंशियल और a रेडियल, उस पे रिलेटेड, ठीक है, आसान है, सिंपल है, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट वी कॉल एज, अब नया टॉपिक, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ूंगा, यहां से चैप्टर अब थोड़ा आगे बढ़ेगा। The next topic is what we call as radius of curvature. Next heading डाल लीजिए, what we call as radius of curvature. Radius of curvature. ठीक है, जिसे हम RC से रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर RC, ठीक है। जब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा कि जब भी एक पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है, ठीक है, जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में यहाँ घूमता है, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो एक पाथ तो ये मैंने बनाया है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है R1 है, इसका रेडियस क्या है R1 है। सपोज आप ऐसा ही मान लीजिए ये वाला रेडियस भी R1 ही होगा, ठीक है, और आप इतना छोटे से पोर्शन को आप ऑब्जर्व करें, ये जो छोटा सा पोर्शन आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप यहाँ देख पाते हैं कि यहाँ पर कर्व एक्चुअली थोड़ा सा घुमा हुआ है, द कर्व इज नॉट एग्जैक्टली फ्लैट, एकदम प्लेन कंटूर नहीं है, एकदम स्ट्रेट नहीं है, ये यहाँ पर कुछ घुमाव है,
ठीक है ना, देयर इज सम कर्वेचर, कुछ कर्व आया है इसमें, है ना। अब सोचिए अगर मैं थोड़ा छोटा सर्कल बनाऊं, थोड़ा और छोटा बना देता हूं, अगर मैं ऐसा सा सर्कल बनाता हूं, ठीक है ना, और अब आप देखेंगे ये रेडियस r2 है, और अब अगर इतने पोर्शन का अगर आप कर्वेचर देखेंगे तो आप देख पाएंगे, समझ लेंगे कि ये वाला जो घुमाव है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस। भाई जहां पर आप देखिए रेडियस अगर छोटा हो जाता है ना, रेडियस अगर छोटा हो गया तो बेंडिंग ज्यादा हो जाती है, सीधी सी बात है। अगर आपने यहाँ पर एक टुकड़ा दिखाया तो वो नियरली फ्लैट सा दिखेगा, और यहाँ पर अगर आपने एक टुकड़ा दिखाया तो उसका कर्वेचर ज्यादा दिखेगा। कॉमन एग्जांपल है स्पीड ब्रेकर्स। आप स्पीड ब्रेकर्स आपने देखे हैं, हर जगह होते हैं, ठीक है ना। हाईवेज पे जो स्पीड ब्रेकर्स बनाए जाते हैं उनका पैटर्न अलग होता है, पैटर्न अलग इन द सेंस वहां पर रिलेटिवली ऐसे लंबे से फ्लैट से स्पीड ब्रेकर्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना, सच दैट ऐसा ना हो कि गाड़ी उछल जाए बहुत तेजी से। लेकिन आप गली नुक्कड़ों में जो छोटी-छोटी जगहें हैं, मतलब या फिर कभी-कभी कैंपस के अंदर भी क्या होता है कि मल्टीपल लगा दिए जाते हैं स्पीड ब्रेकर्स, ये लो भाई, ठीक है, इस टाइप के स्पीड ब्रेकर्स लगा दिए जाते हैं, 2-3 लगा दिए जाते हैं, और ये बड़े तीखे से होते हैं, है ना। और कभी-कभी तो गांव में जो गलियां होती है उनमें तो बहुत ही ज्यादा शार्प बेंडिंग वाले इस टाइप के स्पीड ब्रेकर्स लगा दिए जाते हैं, है ना। तो आप समझिए इस चीज को, कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए कि होता क्या है। यहाँ पर जितना घुमाव कम होगा उसका रेडियस उतना ही ज्यादा होगा। सोच के देखिए इसका रेडियस कहाँ रहा, इसका सेंटर कहाँ रहा होगा। सोचिए ऐसा कर्व बनाने के लिए सेंटर कहाँ रखा गया होगा, नीचे रखा गया होगा काफी। मतलब अगर मैं कहूँ कि एक कर्व मैंने ऐसा सा बनाया है तो इसका रेडियस ऑब्वियसली ये रहा होगा सच दैट दिस इज द सेंटर, है ना, और सेंटर पे रख के इस तरीके का कर्व बनाया हुआ होगा। अब यहाँ देखो भाई, ये तो बहुत ही छोटा सा कर्व है, मतलब आप देखिए तो ये तो बहुत भयंकर वाला कर्व है, इसमें गाड़ी जाएगी, उछलेगी, खराब होगी, टूटेगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको बनाने के लिए इसका रेडियस जो है वो बहुत छोटा रहा होगा ना। तो जितना छोटा रेडियस, यहाँ देखो r2 रेडियस मान लो, इसे मान लो r1 रेडियस, तो जितना छोटा आपका रेडियस होगा उसका घुमाव, उसका कर्वेचर उतना ही ज्यादा होता है। क्या होता है, घुमाव या कर्वेचर उतना ही ज्यादा होगा। कोई भी इन जनरल आपका सर्कुलर पाथ है, जैसे ये वाला ही देख लीजिए, इसमें क्योंकि बेंडिंग ये कर्व जो है ज्यादा फ्लैटर तरीके का है ना, ज्यादा फ्लैट है, तो उसका रेडियस ज्यादा होगा, और जिसका रेडियस कम है उसमें बेंडिंग ज्यादा होगी, वो ज्यादा खतरनाक वो कर्व जो है वो नेगोशिएट होगा। तो ये समझने की बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि जो घुमाव होता है, जो कर्व होता है, कर्वेचर होता है, वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना कम घुमाव होगा, उतना कम कर्वेचर होगा, ठीक है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए। अब दूसरी बात पे आता हूं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ऐसी है कि कोई भी कर्व्ड सरफेस जो होता है ना, वो जरूरी नहीं है एग्जैक्टली सर्कुलर हो हर पॉइंट पे, मतलब एकदम हमेशा जो पार्टिकल है वो सर्कल पे मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। कभी इरेगुलर सा सरफेस भी आ सकता है, इरेगुलर सा सरफेस लेकिन कर्व्ड है ना, जैसे सपोज इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का कोई भी मैंने कर्व कह दिया कि चलो भाई इस तरीके का कोई भी जनरल इस तरीके का कर्व जो है पार्टिकल इस पे चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप हर इंस्टेंट पे देखिए तो क्या ये ये पूरा सर्कल थोड़ी बन रहा है, हर पॉइंट एक सर्कल को कॉन्स्टिट्यूट थोड़ी कर रहा है, बट हर एक पार्ट जो है ना, छोटा सा पार्ट अगर आप उठाएं तो हर एक छोटा सा पार्ट एक सर्कल का पार्ट जरूर हो सकता है। ओह माय गॉड, कंफ्यूजन, ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट उठा लेता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने पाथ पे एक छोटा सा पार्ट उठाया है, ये पार्ट का जो ये कर्वेचर है वो कैसे बनाया गया होगा, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा कर्व्ड सरफेस है ना, कर्व्ड है मतलब इसका कुछ ना कुछ सेंटर यहाँ रहा होगा, और इतना रेडियस बनाते हुए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ ना, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है सच दैट ये वाला जो पार्ट है ना वो आर्क है इस सर्कल की छोटा सा पार्ट है, इस सर्कल का छोटा सा आर्क है ये वाला पोर्शन, ठीक है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ ना, ऐसा सोचो ये वाला छोटा सा कर्व उठा लो, ये वाला पोर्शन उठा लो, तो इसमें तो घुमाव ज्यादा है, इस पे घुमाव कम था, इस पे घुमाव ज्यादा है, तो इसका रेडियस समथिंग ऐसा रहा होगा, जैसे मैंने r2 मान लिया, ये भी एक सर्कल का ही पार्ट रहा होगा, ठीक है। दिस आल्सो मस्ट हैव बीन अ पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इनफैक्ट हर एक पोर्शन जो है ना, हर एक छोटा-छोटा पोर्शन किसी ना किसी सर्कल का पार्ट होगा।
तो जिस सर्कल का वो पार्ट है उसका रेडियस, जिस सर्कल का ये पार्ट है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक्चुअली स्पीकिंग आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी पॉइंट पे उस सर्कुलर आर्क का रेडियस है जिसका ये पार्ट रहा होगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ, लिख लीजिए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए पॉइंट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क एट अ पर्टिकुलर पॉइंट which fits the curve at that point। जो इस कर्व को फिट कर जाए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सर्कुलर आर्क है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सर्कुलर आर्क है उसका जो रेडियस है वही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो एक्चुअली स्पीकिंग आप थोड़ा सा दिमाग में कंसेप्चुअलाइज करें, ऐसा मत सोचिए, आपको रटना नहीं है चीजों को, आपको समझना है। हर पार्ट जो है वो कुछ अलग सर्कल का पार्ट है। इस पाथ, ये पाथ बनाया हमने, तो हर पार्ट जो है वो सर्कुलर आर्क का कुछ छोटा सा हिस्सा है, एक सर्कल का छोटा सा हिस्सा है, एक सर्कल का छोटा सा पार्ट है। उस पार्ट का जो रेडियस होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उस गिवन पॉइंट पे, ठीक है। और हम कहते हैं कि जितना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जितना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, बेंडिंग उतनी ही कम होती है। ठीक है, मतलब कर्व उतना ही शांत होता है, फ्लैटर होता है। ठीक है, स्मॉलर द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ग्रेटर इज द बेंडिंग ऑफ द कर्व, या ग्रेटर इज द कर्वेचर। मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ। क्या याद करता हूँ मैं कि आप सबसे पहले कोई भी एक छोटा सा पार्ट उठा लें। अब जैसे ये देखें, ये कुछ सर्कुलर पाथ का एक छोटा सा आर्क रहा होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, ये कुछ R3 ले लिया। ठीक है, ये वाला पार्ट भी कुछ अलग रहा होगा, इसका भी मैं आर्क बना सकता हूँ। ठीक है ना, तो आप समझिए इस बात को। ग्रेटर इज द, या स्मॉलर द रेडियस ऑफ कर्वेचर, greater is the bending of the curve, जितना ज्यादा रेडियस, जितना छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, कर्व उतना ही ज्यादा शार्प होता है ना, उतना ही मुश्किल है उसके ऊपर से गुजरना। जैसे ये एक नेशनल हाईवे का स्पीड ब्रेकर है, और जो छोटी छोटी गलियों का जो स्पीड ब्रेकर होता है वो ऐसा ये लोग, तो इसका रेडियस कम है, घुमाव ज्यादा है, बेंडिंग ज्यादा है। इसका रेडियस ज्यादा है तो बेंडिंग जो है वो कम है। ठीक है, तो गाड़ियों को कम नुकसान किससे होता है? इस टाइप के फ्लैटर सरफेस पे। अब जैसे हाईवेज वगैरह पे तो इतनी बड़ी बड़ी ट्रकें वगैरह चलती है, गाड़ियां चलती है, तो उसके लिए हम इतना ऐसे छोटे छोटे से स्पीड ब्रेकर नहीं लगाते हैं। ठीक है, ऐसे बड़े से थोड़े ग्रेजुअल स्लोप वाले हम स्पीड ब्रेकर्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो दो तरीकों से रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइंड होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, एक तो मैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रहा हूं, और दूसरा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथमेटिकल और फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक फॉर्मूला है बच्चों, अगर आपको गिवन हो y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन हो, कि जैसे y और x में कुछ रिलेशन है जो कि पाथ को डिफाइन करता है, ट्रैजेक्टरी हो गई एक तरीके से। अगर आपको ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन पता है तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं। ठीक है, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ दे तो x और y की वैल्यूज वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना, आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि y is given as equals to 3 into x cube, सपोज मैंने ऐसा दे दिया कि y is 3x cube, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए पहले मैं dy by dx निकाल लूंगा, dy by dx कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, और फिर डबल डेरिवेटिव निकाल लूंगा d2y by dx2। इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 18x। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डबल डेरिवेटिव 18x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है ना, अब मैं पूछ लूं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कि चलो x इक्वल्स टू 1 मीटर पे बता दीजिए, एट x इक्वल्स टू 1 मीटर पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। तो बस आप x की वैल्यू 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 1 प्लस 9 का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो जाएगा 18 अपॉन
82 की पावर 3/2, ठीक है ना। तो ये तो खैर मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो लेकिन कभी कभी पूछा जाता है। इनफैक्ट अभी 2020 के एडवांस के पेपर में भी इस टाइप का एक रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड सवाल था, ठीक है, जिसमें हमें ये चीज अप्लाई करनी थी। तो ये आपको पता होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरीके से डिटरमाइन होता है, ठीक है। ये तो मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले साल जब आप और अच्छे से कैलकुलस मेथड पढ़ते हैं, जब मैथ्स में जाके 12th क्लास में कैलकुलस मेथड पढ़ते हैं, कैलकुलस को डिटेल में पढ़ते हैं, तो वहां पर ये चीज बताई जाती है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड। आगे बढ़ लेता हूं बच्चों। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब देखिए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइन किया गया। मैंने कहा कोई भी एक कर्व्ड पाथ है, ठीक है। आपने क्या कर दिया कि कोई भी एक कर्व्ड पाथ ले लिया, लो ये कुछ ऐसा सा कुछ भी कर्व्ड पाथ का, ठीक है। ये वाला कोई भी कर्व्ड पोर्शन आपने उठा लिया, ये लो भाई, ये कर्व्ड पोर्शन की मैं बात करूंगा, और ये कर्व्ड पोर्शन जो है एक सर्कल का कुछ पार्ट होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि स्पीड इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, मान लीजिए कि स्पीड जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ रही हो या कुछ भी है, v इज द डायरेक्शन ऑफ स्पीड। चलो छोड़ो बढ़ रही है घट रही है, मैं कह देता हूँ कि छोड़ो एक बात के लिए, मैंने कह दिया कि स्पीड जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, ये तो हो गई टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में स्पीड बढ़ रही हो या घट रही हो, अगर स्पीड बढ़ रही हो या घट रही हो, तो इस डायरेक्शन में एक a टेंजेंशियल का कंपोनेंट आ जाएगा, है ना भाई। a टेंजेंशियल तो वैसे ही लगता है, अगर स्पीड बढ़ रही होगी, मैं ये वाला केस ले लेता हूं, स्पीड बढ़ रही होगी तो a टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में, स्पीड अगर घट रही होगी तो a टेंजेंशियल स्पीड की अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, क्योंकि ये पार्ट जो है सर्कल का पार्ट है, ठीक है, और आप सर्कुलर पाथ पे हैं, तो a टेंजेंशियल के साथ साथ एक a रेडियल और लगेगा व्हिच इज टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ एक a रेडियल लगेगा, ठीक है। और ये इस पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसे मैं डिफाइन कर दूंगा rc से। तो rc को कैसे डिफाइन किया गया, देखो हम जानते हैं a रेडियल की जो वैल्यू है, a रेडियल की जो वैल्यू है वो क्या होगी, v² अपॉन rc के बराबर। आप जानते हैं ना रेडियल एक्सेलरेशन v²/r होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं लिख सकता हूं v² अपॉन ar। रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या लिख सकते हैं, v² अपॉन ar। तो ar एक्चुअली क्या है, ar वो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला जो भी कंपोनेंट है वो ar है। तो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला देखो कैसे तुम्हें याद करवा रहा हूं, तुम्हें ऐसे ही याद करना है। इनफैक्ट आप देखिए a टेंजेंशियल इधर, a रेडियल इधर, तो a नेट यहां कहीं रहा होगा, यहां कहीं a नेट रहा होगा। तो इस a नेट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो जो स्पीड की डायरेक्शन में होगा, सपोज अगर मैं कह देता हूं ये एंगल थीटा है मान लिया, तो यहाँ क्या आ रहा होगा, यहाँ आ रहा होगा a नेट cos थीटा, और इधर क्या आ रहा होगा a नेट sin थीटा। तो a नेट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक जो वेलोसिटी के अलोंग होता है और एक जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। मुझे किससे काम है, मुझे परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट से काम है। तो एक्चुअली स्पीकिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए, v², स्पीड का आप स्क्वायर कर देंगे, व्हाट इज दिस, स्पीड का स्क्वायर। याद रखें ये स्पीड है टोटल ऑब्जेक्ट की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना। ये गलती हो जाती है, बच्चा क्या करता है, यहाँ वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट है उसे लेकर चल लिया, नहीं, वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं लेना, हमें पूरी वेलोसिटी उठानी है, उससे स्पीड निकालनी है और उसका स्क्वायर करना है। अभी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो समझ में आएगा। ये स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की, नेट स्पीड, जो पार्टिकल जिससे वो चल रहा होगा, ठीक है। और डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड कौन से कंपोनेंट से करोगे, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो अपॉन क्या लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, जो उस पार्टिकल की वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो होना चाहिए। तो rc को v² अपॉन a परपेंडिकुलर से डिफाइन किया जाएगा, v² अपॉन a परपेंडिकुलर। अब आप याद रख लेना, अब मैं यहाँ पर a रेडियल या a टेंजेंशियल कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस ये लिख रहा हूँ जो स्पीड है, जिस v तो क्या है, पूरी स्पीड है, v वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होगी कहीं ना कहीं, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन है हमें वो उठाना, दैट्स इट, इतना ही याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज द फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़े न्यूमेरिकल समझाता हूँ आपको, इस पे कैसे कैसे आते हैं, कैसे कैसे आपको सॉल्व करना होता है।
फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड लाइक दिस। ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका, मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। मैंने पूछा कि ये तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। मैंने पूछा फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करें। बताइए, जैसे ही इधर आपने प्रोजेक्ट किया तो हाईएस्ट पॉइंट पे आके इसके पास कौन सी रफ्तार होगी आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। इसको अगर मैं दो टुकड़े कर दूं तो यहाँ कितना आएगा, 10 cos 37 is 4 and 10 sin 37 is no this is 8। ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, है ना, 8 और 6 ये दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर केवल और केवल हॉरिजॉन्टल रफ्तार बच जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे, है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे केवल और केवल हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी रह जाएगी 8 मीटर पर सेकंड, और ये वर्टिकल वाली तो खत्म हो जाती है। अच्छा, इस पॉइंट पे मुझे पता चल गया कि पूरी की पूरी स्पीड 8 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में। इसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो किसके बराबर है, वो तो g है भाई। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्पीड मतलब जो एक्सेलरेशन है वो तो g है। तो सिंपल है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, v² अपॉन a परपेंडिकुलर 8 into 8 अपॉन आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 10 हो जाएगा। तो द आंसर इज 6.4। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, 6.4। दैट्स इट, सिंपल है। देखो कितना आसान सवाल है ना। आपको क्या करना है, बस परपेंडिकुलर। अच्छा, अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने स्पीड को 10 क्यों नहीं लिया। अरे स्पीड 10 तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ पर स्पीड 10 थी, यहाँ थोड़ी स्पीड 10 है, यहाँ तो स्पीड केवल 8 है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो खत्म ही हो गया उस पॉइंट पे, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना, कहीं यूं ना सोचो कि सर आपने 10 क्यों नहीं लिया। भाई इस पॉइंट पे 10 हो ही नहीं सकती है, स्पीड 8 ही रहेगी, है ना। चलो एक चीज और पूछ लेता हूं कि जिस पॉइंट पे प्रोजेक्ट किया ना उस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल दो। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। चलो कोशिश करो, जिस पॉइंट पे आपने प्रोजेक्ट किया है उसी पॉइंट पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। चलो देखो, अगर मैं इसे थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 10 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। फाइन, ऐसा ही है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पे तो एक्सेलरेशन g जो है वो नीचे लग रहा है ना, तो मैं 10 के दो कंपोनेंट्स कर दूंगा, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है ना। मुझे पैरेलल कंपोनेंट से तो मतलब है नहीं, मुझे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मतलब है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या लिख सकता हूं, 8 into 8 v² by a परपेंडिकुलर। a परपेंडिकुलर क्या है, g। क्या ये चीज सही है, क्या ये चीज सही है? देखिए सबसे पहली बात, ये चीज बिल्कुल गलत लिखी गई है ना। आप रेडियस ऑफ कर्वेचर ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने आपको समझाया है, आपको v के टुकड़े नहीं करने होते हैं, आपको v के टुकड़े नहीं करने हैं, आपको एक्सेलरेशन के टुकड़े करने हैं। ऊपर जो मैंने लिखा था ना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर v² अपॉन a परपेंडिकुलर है, तो यहाँ इसका मतलब था कि स्पीड तो पूरी की पूरी उठानी है और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट करना है। तो आपने तो क्या किया, यहाँ एक्सेलरेशन को एज इट इज रहने दिया और वेलोसिटी के कंपोनेंट कर दिए। वो नहीं करना है, वो गलत है ना। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा से ये चीज गलत है, हटाओ इसको, ये कॉन्सेप्ट ही गलत कर दिया आपने, ठीक है। मैंने जानबूझ के बताया कि आपको पता चले कि पहले की गलत कांसेप्ट क्या है। आप स्पीड को ना छेड़ें, स्पीड को 10 ही रखें। आपको स्पीड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी, जो नेट वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए। तो इन फैक्ट यू नीड एक्सेलरेशन लाइक दिस। अच्छा ये 37 है, मेरे को यू कंपोनेंट करना है। चलो ये 37 है तो ये कितना हो जाएगा 53, तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्रीज, है ना। तो g के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। यहाँ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, g cos 37, और यहाँ क्या आ जाएगा, g sin 37। क्या g sin 37 से मतलब है, नहीं मतलब है, मुझे तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन से मतलब है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, 10 into 10 v² अपॉन 10 cos 37, ठीक है। तो ये तो हटा, 10 अपॉन 4/5 हो गया, तो this is 2 जा, this is 5 जा, so the answer is 12.5 meter, 12.5 meter, that's the answer। I hope आपको अब बात बैठ गई होगी कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। चलो एक सवाल और ऐसा ही पूछता हूँ, प्रोजेक्टाइल से ही रिलेटेड है। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट को इस तरीके से मैंने प्रोजेक्ट किया है। ऑब्जेक्ट इस तरीके से, भाई
u रफ्तार से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ठीक है। अब ये पार्टिकल ऐसे जाएगा हवा में जाते 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 फिर लैंड कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा कि ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और ये एक पॉइंट P है। पॉइंट P पे क्या हो रहा है कि जो रफ्तार है वो हॉरिजॉन्टल के साथ θ/2 एंगल बना लेती है, ठीक है। एट पॉइंट P जो वेलोसिटी है दैट मेक्स एन एंगल ऑफ θ/2 विद द हॉरिजॉन्टल, मेक्स एन एंगल ऑफ θ/2 विद द हॉरिजॉन्टल। तो आपसे पूछा गया एट पॉइंट P पॉइंट पे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। क्या करना है? P पॉइंट पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूं, ये u रफ्तार से थीटा पे फेंका गया है, इस पॉइंट पे जो रफ्तार है वो v है। आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी नहीं बदलता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट सेम रहेगा। तो यहां पर अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूं तो u cos थीटा, यहां पर देखूंगा तो v cos θ/2, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि u cos थीटा हमेशा v cos θ/2 के बराबर रहेगा। दैट मींस स्पीड की वैल्यू कितनी रहेगी? u cos थीटा अपॉन cos θ/2। ये तो इस पॉइंट पे स्पीड आ गई मेरे पास। अब मुझे क्या करना है? बस अब एक्सेलरेशन निकाल के उसके कंपोनेंट करने, तो उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन देखना और कंपोनेंट कर दूंगा, मेरा काम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या होगा कि जैसे ही आपने इस तरीके से फेंका है, इस पॉइंट पे आपसे कहा गया ये रही v और ये हो गया θ/2, ठीक है। तो अब देखिए g जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, लेकिन मुझे तो क्या करना है? g का वो कंपोनेंट लेना है जो v के परपेंडिकुलर हो। तो देखिए मैं क्या करूंगा कि यहां से इस तरीके से दो कंपोनेंट करने की कोशिश करूंगा। ये θ/2 है तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 90 माइनस θ/2, तो ये वापस से θ/2 ही हो जाएगा। अब g के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा g sin θ/2, जिससे मुझे काम नहीं है, मुझे तो g cos θ/2 से काम है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा वो हो जाएगा v² अपॉन a परपेंडिकुलर क्या है? ये a परपेंडिकुलर है, g cos θ/2 कुछ नहीं है, v वेलोसिटी जो है यहाँ पर वो यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? u² cos² थीटा अपॉन नीचे cos² θ/2 है, एक और है तो ये हो जाएगा g cos क्यूब, ये हो जाएगा g cos क्यूब θ/2। सो दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना हो गया, ठीक है। चलो एक सवाल अब मैं आपके लिए देता हूं, आप कीजिए। अभी जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, मैं 1 मिनट का अब आपको टाइम दे रहा हूं, आप इस सवाल को करें और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल के मुझे बताएं, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि एक बहुत ऊंची हाइट से, सफिशिएंटली लॉन्ग हाइट, आप इसकी टेंशन ना लें कि वो धरती पे कब आके धड़ाम से गिरेगा, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा बहुत ऊंची हाइट से मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली 10 मीटर पर सेकंड से, कितनी रफ्तार से? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा कि कैसा पाथ फॉलो करेगा? ये पाथ कुछ ऐसा फॉलो करेगा, है ना। तो मैंने आपसे पूछ लिया कि एट, ये तो मैंने t = 0 पे इसे प्रोजेक्ट किया, एट t = √3 सेकंड, √3 सेकंड पे टाइम की वैल्यू जब √3 सेकंड हो, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस पॉइंट पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। कोशिश कीजिए एक बार खुद से, कोशिश कीजिए, शाबाश, कर सकते हो तुम लोग। हाँ जी, देखो बहुत आसान है, या तो स्क्रीन को पॉज करके कर लो या फिर मैं ही रुक जाता हूँ 1 मिनट, नॉन स्टॉप चले जा रहे हैं आज तो। चलो t = √3 सेकंड्स पे आरसी निकालना है, ठीक। क्या करेंगे? मुझे ये तो पता है कि ऐसे गिरते 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 किसी एक पॉइंट इधर आ जाएगा, है ना, इस पॉइंट पे आ जाएगा, इसी बात खत्म हो गई। तो जब ये इस पॉइंट पे आएगा तो क्या हॉरिजॉन्टल रफ्तार कभी चेंज हो सकती है? नहीं, हॉरिजॉन्टल रफ्तार तो वही की वही रहेगी, व्हिच इज 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ रफ्तार आ जाएगी। वर्टिकल डायरेक्शन की रफ्तार कैसे निकालूंगा? क्या दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन? यस, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस है नहीं, तो मैं तो कहूंगा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में रफ्तार कितनी हो जाएगी? uy + ay * t। इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में 0 थी, एक्सेलरेशन माइनस का g है और टाइम दे दिया √3, तो ये हो जाएगा -10√3। माइनस साइन का मतलब है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, इतने पे है 10√3 मीटर पर सेकंड। कोई परेशानी नहीं है इसमें, बिल्कुल सही चल रहा, ठीक। अब देख,
ये रफ्तार, तो इनका रिजल्टेंट रफ्तार कहाँ होगी? रिजल्टेंट यहाँ कहीं होगी इस पॉइंट पे, और ये रिजल्टेंट कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बना? देखो ये हो गया 300 प्लस 100 400, 400 मतलब ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। कितनी रफ्तार हो जाती है इस पॉइंट पे? 20 मीटर पर सेकंड। क्या ये एंगल निकाला जा सकता है? क्या ये एंगल निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। देखो यहाँ पर अगर मैं कह देता हूँ ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जल्दी बोलो। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना? 10, बेस कितना? 10 रूट 3। तो परपेंडिकुलर 10 और अपॉन बेस 10 रूट 3, तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट 3, मतलब थीटा कितना है? 30 डिग्रीज। ये वाला थीटा है 30 डिग्रीज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे ना इस 10 से मतलब है, ना इस 10 रूट 3 से मतलब है, मुझे तो ये स्पीड से मतलब है। मेरी ये जो मेरी स्पीड है वो इस डायरेक्शन में v है, जो 20 मीटर पर सेकंड है। मुझे क्या चाहिए अब? एक्सेलरेशन चाहिए जो इस v के परपेंडिकुलर हो जाए। तो देखो सिंपल सा है कॉन्सेप्ट कि g तो मेरा यहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मुझे ये चाहिए क्या? नहीं, मुझे मैं g के दो कंपोनेंट्स कर सकता हूँ। एक इधर हो जाएगा g cos 30, और लेकिन मुझे कौन सा चाहिए? मुझे चाहिए g sin 30। कौन सा कंपोनेंट चाहिए? g sin 30। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन। तो मेरे हिसाब से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा वो हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर। v स्क्वायर मतलब 20 into 20, और a परपेंडिकुलर कौन सा? g cos थीटा है, g sin थीटा? g sin थीटा ना, g भी नहीं। कोई सोच रहा हो g हो जाए, नहीं g नहीं, v के परपेंडिकुलर चाहिए मुझे, इसके परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब इसके परपेंडिकुलर तो g sin थीटा है। तो ये हो जाएगा 10 into हाफ g sin 30, है ना? ये कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, 4 2 8, ये हो जाएगा 80 मीटर। आंसर क्या आ जाएगा? 80 मीटर। ये गणित देख लेना, बाकी कांसेप्ट यही है, ठीक है? तो इस तरीके से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर डिटरमाइन करते हैं। एक तगड़ा सवाल और कराता हूं मेरी तरफ से, आखिरी सवाल रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, जो इससे ज्यादा टफ नहीं पूछा जा सकता। मतलब मैं समझ रहा हूं कि इससे ज्यादा टफ तो सवाल रेडियस ऑफ कर्वेचर पे नहीं आ सकता है। मान लीजिए मैंने आपको वेलोसिटी दे दी है 4i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकंड, ठीक है ना? 4i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी एट सम इंस्टेंट, ठीक है? एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन उस इंस्टेंट पे मैंने दे दिया, इट इज गिवन एज 4i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी ऐसे दे दिया। मैंने पूछ लिया आपसे फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिटरमाइन करो, ठीक है? चलो कोशिश करो, एक बार कर सकते हो शायद, है ना? एक बार कोशिश कीजिए, अच्छा सवाल है। वेलोसिटी दे दी और एक्सेलरेशन दे दिया, दोनों के दोनों में ही कंपोनेंट्स है। वेलोसिटी के भी i और j दोनों में कंपोनेंट्स है, एक्सेलरेशन के भी i और j दोनों में कंपोनेंट्स है। अब आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हैं। चलिए कोशिश करें। जब दोनों ही डायरेक्शन में दोनों ही कंपोनेंट्स मिल जाएंगे तब आप क्या करोगे? अगर आपको वेक्टर्स का बेसिक नॉलेज है कि किस तरीके से रिजोल्यूशन किया जाता है, तो आपके लिए कोई चैलेंजिंग सवाल नहीं है। मतलब ये तो बहुत ही आसान सवाल हो जाएगा, ठीक है? देखिए कोशिश करते हैं अब इसे सॉल्व करने की कि क्या कांसेप्ट दे रखा है और हमें क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो मैं वेलोसिटी प्लॉट कर देता हूं, है ना? ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं मैं, बस वेलोसिटी प्लॉट कर दे रहा हूं। वेलोसिटी जो है वो 4i कैप इस डायरेक्शन में है और 4j कैप इस डायरेक्शन, 4 और 4, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा भाई? मुझे तो रिजल्टेंट स्पीड से मतलब होता है, स्पीड मेरी हो जाएगी यहाँ पे कितनी? 4√2। मुझे उम्मीद है ये सबको समझ में आ रहा होगा। अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4√2। कितने एंगल पे? 45। यहाँ पे भी एंगल कितना? 45, ठीक है? ये इतना बैठ गई हमें बात। अच्छा एक्सेलरेशन है 4i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इतना है, मतलब एक्सेलरेशन का 4 कंपोनेंट तो यहाँ है और 3 कंपोनेंट j कैप। कोई दिक्कत? मुझे कौन सा कंपोनेंट चाहिए होता है बच्चों? वो एक्सेलरेशन चाहिए जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। क्या हम रिजॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल रिजॉल्व कर सकते हैं। 4 का एक कंपोनेंट इधर आएगा बच्चों, 4 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, कितना? 4 cos 45, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा 4 sin 45। सही बात है? और ये एंगल तो 90 डिग्री ही होगा, ठीक है भाई? कंपोनेंट तो ऐसे ही होते हैं दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ठीक है? तो ये 4 का अस्तित्व खत्म हो गया, यहाँ 4 cos 45 और 4 sin 45।
क्या 3 के भी ऐसे ही अस्तित्व को खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल। यहाँ आ जाएगा 3 cos 45 और यहाँ आ जाएगा 3 sin 45। ठीक है, तो आप सोचिए 3 का अस्तित्व भी खत्म हो गया, अब ये भी यू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में टूट गया। तो मोटे-मोटे रूप पे ये दोनों एक्सेलरेशंस हैं। क्या मुझे उन एक्सेलरेशन से मतलब होता है जो रफ्तार के ही पैरेलल होते हैं? नहीं, ये तो ए टेंजेंशियल हो गया। मुझे टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं, मुझे तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन चाहिए होता है। वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के नॉर्मल हो, मतलब परपेंडिकुलर हो। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि इस डायरेक्शन में तो 4√2 है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 4 sin 45 है और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 3 sin 45 है। तो नेट क्या हो गया भाई? नेट तो यही हो गया कि सर 4√2 इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हो जाएगा 4 sin 45 minus 3 sin 45। कितना हो जाएगा? 1 sin 45। What is 1 sin 45? 1/√2। क्या होता है? 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बच्चों सब काम ही खत्म हो गया? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आपको एक्सेलरेशन मिल गया। कैसे मिला ये वाला? 4 में से 3 sin 45। 4 sin 45 में से 3 sin 45 करेंगे 1 sin 45। 1 sin 45 1/√2 होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हो जाएगा वो हो जाएगा v² अपॉन a परपेंडिकुलर। यही तो है a परपेंडिकुलर। तो बस खत्म करो इसको, कितना हो जाएगा ये? 4 4 जा 16 into 2 और एक ये √2 और ऊपर चला जाएगा भाई। So this answer is 32√2 मीटर पर सेकंड। सॉरी मीटर, किलोमीटर रहेगा, है ना? तो दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर हो गया कि इस तरीके से आप सवालों को करेंगे और कंसेप्चुअली आप साउंड हो जाएं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, फिजिकली भी आप देख सकते हैं जहां पर बेंडिंग ज्यादा हो, घुमाव बहुत ज्यादा है, वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है। रेडियस छोटा होगा तो वो ऑब्वियसली तेजी से घूमेगा, अगर रेडियस बहुत बड़ा है तो वो आराम से घूमेगा, है ना? मतलब उसमें बेंडिंग जो है वो कम होती है। जैसे अगर आपने 10th क्लास में आपको याद हो तो आप प्लेन मिरर पढ़ते थे और प्लेन मिरर का आप कहते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है क्योंकि वो तो बिल्कुल फ्लैट सा ही हो गया, है ना? तो अगर वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी इनफाइनाइट लिखा हुआ उसका मतलब है वो प्लेन सरफेस है, उसका कोई बेंडिंग नहीं है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ फ्लैट सरफेस इज इंफिनिटी, ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा कांसेप्ट खत्म होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं व्हिच इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए, आप जानते हैं जब भी हम एक स्ट्रेट लाइन पाथ की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन हो। दैट मींस स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए एक्सेलरेशन का होना जरूरी नहीं है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ सर्कुलर पाथ, कि जब हम सर्कुलर मोशन में किसी ऑब्जेक्ट के चलने की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर एक रेडियल एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा सेंटर की तरफ लगना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टिकल की पोजीशन जहां भी हो। ठीक है, जब हम कह रहे हैं कि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो अगर इस पॉइंट पे है तो ए रेडियल जो है वो सेंटर की तरफ हो, इस पॉइंट पे है तब भी ए रेडियल सेंटर की तरफ हो, इस पॉइंट पे हो तब भी ए रेडियल सेंटर की तरफ, इस पॉइंट पे ए रेडियल सेंटर की तरफ, सो दैट ए रेडियल शुड ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। अब इस रेडियल एक्सेलरेशन के बिना सर्कुलर मोशन नहीं होगा। ठीक है ना, सर्कुलर मोशन इस ए रेडियल के बिना नहीं होगा। सो दिस फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मूविंग, अब जब एक्सेलरेशन है तो कोई फोर्स तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। जो फोर्स, अब देखो मैं एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट पे आ गया हूँ यहाँ पे, है ना? रेडियल एक्सेलरेशन तो सेंटर की तरफ होना ही चाहिए। अब जो फोर्स लगेगा ना सेंटर की तरफ इस एक्सेलरेशन के कारण, भाई फोर्स इक्वल्स टू m into a होगा, है ना? अगर a रेडियल है तो एक फोर्स जो है वो हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करता हुआ आपको दिखेगा। इसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं, या फिर कभी-कभी आप इसे रेडियल फोर्स के नाम से भी पहचान सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक नया फोर्स नहीं है, जैसे आप स्प्रिंग फोर्स कह देते हो, नॉर्मल फोर्स कह देते हो, टेंशन फोर्स कह देते हो, ये कोई नया फोर्स नहीं है, अलग टाइप का कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है। ये जस्ट एक फोर्स का नाम दिया गया है जो एक ऑब्जेक्ट को सेंटर में चलाने के लिए काम आता है। ठीक है ना? अब देखिए, ये खुद में कोई रियल फोर्स नहीं है, ये खुद में कोई नया और फंडामेंटल फोर्स या रियल फोर्स नहीं है। रियल फोर्स इन द सेंस मैं कह रहा हूं कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है। ठीक है ना? इसका ओरिजिन दूसरे फोर्सेस हैं।
मतलब इसका मतलब आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये खुद में नया फोर्स नहीं है जो अभी तक आपने ना पढ़ा हो और मैं अब पढ़ा रहा हूँ। ये तो एक ऐसा ही फोर्स का नाम दे दिया गया है जो सेंटर की तरफ एक ऑब्जेक्ट को बांधे रखे और सर्कुलर मोशन में चलाए। फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया कि एक स्ट्रिंग को टाई कर दिया एक ऑब्जेक्ट से और इसे सर्कुलर पाथ में घुमाया, ये एंड जो है वो फिक्स्ड है। तो ये जब पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो क्या होगा, एक टेंशन फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट से अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन हम लगाएंगे। तो एक टेंशन फोर्स जो है वो इस पार्टिकल को बांधे रखता है सर्कुलर पाथ में। तो दिस टेंशन फोर्स हियर प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नई चीज नहीं है जो कहीं और से आ जाएगा। ये हमारे नॉर्मल फोर्सेस जो अभी तक हमने पढ़े हैं ना, अभी नॉर्मल फोर्स पढ़ा, टेंशन फोर्स पढ़ा, स्प्रिंग फोर्स पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो भी सारे फोर्सेस आपने पढ़े हैं उनमें से ही कोई रिस्पांसिबल होगा उस पार्टिकल को सेंटर की तरफ एक रेडियल एक्सेलरेशन देने के लिए या सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देने के लिए। सो दिस इज नॉट अ सेपरेट फोर्स बाय इटसेल्फ, actually it is the component of those forces which act towards the center and responsible for the circular motion of the particle। ठीक है, यहाँ पर टेंशन फोर्स जो है वही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। ठीक है, तो इसे ही मैं सेंट्रीपिटल फोर्स कह दूंगा यहाँ पे कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, कौन दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन दे रहा है। तो याद रहे ऑब्जेक्ट को चलने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जिसका ओरिजिन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर टेंशन फोर्स इज रिस्पांसिबल। ठीक है, सपोज मैं कह दूं कि एक पार्टिकल जो है वो सपोज इस तरीके से चल रहा है और रेडियस जो है कुछ इस तरीके का, ये रेडियस r है और पार्टिकल जो है वो ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ऐसे केस में कौन रिस्पांसिबल है, ऐसे केस में जो है नॉर्मल फोर्स रिस्पांसिबल होता है वॉल से। जब पार्टिकल यूं एक सपोज हॉरिजॉन्टल प्लेन ही मान लीजिए, वर्टिकल प्लेन नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, मान लो कटोरे में घूम रहा है, ठीक है, ऐसा मान लो कोई कटोरा ले लो, कोई कंटेनर ले लो, उसमें पार्टिकल को आप ऐसे घुमा रहे हो, तो यहाँ घुमाने के लिए रिस्पांसिबल कौन है, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स भी आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं बताइए। ठीक है, कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप जानते हैं एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्यों घूम रहे होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। तो इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। अच्छा, कई बार ऐसा हो सकता है कि चलो ये रहा आपका अर्थ है, अर्थ के अराउंड जो है आपका मून रिवॉल्व कर रहा है ना। मून का मोशन अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। मून को कौन बांधे हुए है, ग्रेविटेशनल फोर्स बांधे हुए ड्यू टू द अर्थ, जिसके कारण ये घूम रहा है। तो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ रहे हैं बात को। सपोज एक ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, स्प्रिंग से कनेक्ट करके, ये वाला पॉइंट फिक्स है और ये मास m को आप एक सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं, तो यहाँ पर कौन रिस्पांसिबल होगा, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो इस पार्टिकल को चला रहा होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि सेंट्रीपिटल कोई नया फोर्स नहीं है, ये इन्हीं में से कोई कंपोनेंट हो सकता है जो पार्टिकल को सर्कल में घुमवा दे। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स भी होता है। ठीक है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करते हैं तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड में, वहां मैग्नेटिक फोर्स रिस्पांसिबल होता है। ठीक है, ये चीज आपको 12th में पढ़ाई जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स कैन आल्सो एक्ट एज द सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप ये सारी बातें समझ गए होंगे। कई बार जब आप सर्कुलर पाथ में किसी गाड़ी को चला रहे हैं, ठीक है, मैं तो कहता हूँ चलो कोई ऑब्जेक्ट ही घूम रहा है इस तरीके से, तो क्या होगा कि अगर वो इसी डिस्क पे, सपोज एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर ये ब्लॉक है, इस डिस्क को घुमाया जा रहा है कुछ ओमेगा से, है ना, डिस्क को आप इस तरीके से घुमाए जा रहे हो, लेकिन ये बाहर नहीं जा रहा है। भाई सिंपल सी बात है, क्या होगा कि इसको अंदर की तरफ किसी ने बाइंड करके रखा है और वो फोर्स कौन है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इसे बाहर धक्का, मतलब बाहर गिरने से रोकेगा, इसे सर्कल में घुमाएगा। तो which component is responsible, friction। तो फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकता है। तो आप याद रखिए सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी दे सकता है। So this is the net force which acts towards the center and provides the radial acceleration which is a must for circular motion। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आप दिमाग में बिठा लें। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ लें, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो रेडियली है, रेडियल फोर्स जो एक्ट करता है। तो ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए m into a टेंजेंशियल, m into a रेडियल और m into a नेट,
इन तीनों में से कौन सेंट्रीपिटल है? तो सेंट्रीपिटल आपका केवल ये वाला है, m into a रेडियल, ठीक है ना। दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AR और मल्टीप्लाइड बाय मास आपको क्या दे देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट, ये याद रखें आप। अब क्या होता है कि अब हम जब रोटेटिंग फ्रेम के अंदर ही बैठ जाएं, जो पार्टिकल घूम रहा है सर्कल में, ठीक है ना, सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है, तो जब सर्कल के अंदर पार्टिकल घूम रहा है तो हम और आप रोटेटिंग फ्रेम के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जब आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और आप एक कर्व नेगोशिएट करते हैं, मतलब आप एक सर्कुलर पाथ में जब घूमते हैं, सपोज गाड़ी जो है आप कार में है और अचानक से गाड़ी टर्न ले लेती है, तो क्या होता है? आप बाहर की तरफ फिक जाते हैं। क्या होता है? आपको धक्का लगता है ना, सेंटर की तरफ नहीं लगता है, सेंटर के अवे लगता है ना। अगर आपने नोट किया हो तो जिस डायरेक्शन में हम कर्व ले रहे हैं, जिस डायरेक्शन में सेंटर होगा, उस सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स लगता है और हम क्या हो जाते हैं, हम है ना गाड़ी की जो वॉल है, मतलब जो डोर होता है, जो कार का डोर है, उससे हम प्रेस हो जाते हैं, है ना। अब जब प्रेस हो जाते हैं और वो गाड़ी घूम रही होती है, तो जब हम प्रेस्ड होते हैं तो क्या होता है? गाड़ी का जो दरवाजा है वो आपको नॉर्मल प्रोवाइड करता है, तो एक्चुअली आपको वो नॉर्मल घुमा रहा है सर्कल में। अगर सोचो वो गाड़ी का दरवाजा नॉर्मल ना दे तो क्या होगा? जैसे तुमने गाड़ी के दरवाजे को हल्का सा भी प्रेस किया, तुम बाहर निकल जाओगे गाड़ी से, खत्म, खलास सब कुछ, तो समझ रहे हो। तो गाड़ी का नॉर्मल, गाड़ी के डोर से जो आपको नॉर्मल मिल रहा है ना, उससे बचे हुए हो, जो सेंटर की तरफ तुम्हें बचाए रखे है, तो वो नॉर्मल आपको वहां पर घुमा रहा है। बट हम इसे रोटेटिंग फ्रेम के अंदर कैसे समझेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। बाहर से ग्राउंड पे देखने पे तो मुझे पता चलता है कि भाई अच्छा, ये गाड़ी का ये जो दरवाजा है वो नॉर्मल दे रहा था, नॉर्मल के कारण ये टिका हुआ था और नॉर्मल के कारण ही ये सेंटर की तरफ घूम रहा है विद सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द नॉर्मल, ठीक है। बट हम रोटेटिंग फ्रेम के अंदर ही बैठ जाएं, अगर हम रोटेटिंग फ्रेम के अंदर बैठ जाएं तो क्या होगा? रोटेटिंग फ्रेम के अंदर जब हम बैठ जाते हैं तो हमें एक बात तो पता होनी चाहिए कि रोटेटिंग फ्रेम इज आल्सो एन एक्सेलरेटेड फ्रेम। इंपॉर्टेंट बात है, लिख लीजिए, रोटेटिंग फ्रेम इज आल्सो एन एक्सेलरेटेड फ्रेम, लिख लीजिएगा, रोटेटिंग फ्रेम is also an accelerated frame। क्यों भाई? उसमें रेडियल एक्सेलरेशन तो लग ही रहा होता है, रेडियल एक्सेलरेशन तो है ही है। और अगर आप एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर बैठे हैं, मतलब आप कौन से फ्रेम में बैठे हुए? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। यू आर सिटिंग इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है बच्चों? एनएलएम फेल हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है क्या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर ये गाड़ी है, ठीक है ना, और गाड़ी कर्व ले रही है और यहाँ पर एक ब्लॉक है, ब्लॉक एकदम बाहर धक्का खा गया, ठीक है, बाहर ब्लॉक एकदम धक्का खा रहा है और यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर नंबर 1, और यहाँ बाहर एक ऑब्जर्वर नंबर 2 है, ठीक है। ऑब्जर्वर नंबर 2 को तो साफ पता चल रहा है, ऑब्जर्वर नंबर 2 को ये पता चल रहा है कि ये नॉर्मल फोर्स जो होगा ना यहाँ से, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द सर्कुलर पाथ। तो यहाँ सीधी सी एक बात जो ऑब्जर्वर 2 लिख देगा, ऑब्जर्वर 2 तो एक छोटी सी बात बता देगा कि घूमने के लिए क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है दैट इज प्रोवाइडेड बाय नॉर्मल, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर 2 के लिए अगर एफबीडी बनाया जाए, ऑब्जर्वर 2 के लिए, तो नॉर्मल ही एक फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है ना। ये मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया मैंने, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना। तो नॉर्मल इसके लिए जो है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? m into a रेडियल, एंड व्हाट इज a रेडियल? ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। मैंने मान लिया कि r रेडियस में आप चल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में हम चीजें देखें, अगर मैं गाड़ी के अंदर ही बैठ जाता हूं तो गाड़ी के अंदर बैठने पे मुझे ये थोड़ी पता चलेगा कि मेरी गाड़ी एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो भाई इसके ऊपर तो एक एक्सेलरेशन, भाई a रेडियल लग रहा होगा ना टुवर्ड्स द सेंटर ग्राउंड फ्रेम से देखने पे, तब तो मुझे पता चल गया। लेकिन अगर मैं फ्रेम के अंदर ही बैठ जाऊं जो कि नॉन इनर्शियल है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर बैठ जाने पे मैं अगर इसका एफबीडी बनाऊं ऑब्जर्वर 1 के रेस्पेक्ट में, तो बताओ एक तो नॉर्मल इधर लग रहा है,
ठीक है, नॉर्मल इधर लग रहा है, लेकिन क्या ये एक्सप्लेन कर पाएगा इस बात को? क्या ये इस बात को एक्सप्लेन कर पाएगा कि नॉर्मल, केवल नॉर्मल फोर्स की वजह से ये स्टेशनरी है क्या? भाई इसके अंदर बैठने पर तो हमें ब्लॉक स्टेशनरी दिखता है ना। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर आप इस गाड़ी के अंदर ही बैठ जाएंगे, भाई बाहर ऑब्जर्वर 2 को तो लग ही रहा है कि ये सर्कल में घूम रहा है, ये ऐसे ही सर्कल में घूम रहा होगा, मुझे क्या ये रहा, ये बड़े से सर्कल में ऐसे घूम रहा है जिसका रेडियस r है, कोई बात नहीं है, उस केस में नॉर्मल जो है वो m ओमेगा स्क्वायर r प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ऑब्जर्वर 1 जो अंदर है उसके लिए तो बॉक्स इज एट रेस्ट, ठीक है, और केवल नॉर्मल लगने से वो रेस्ट पे थोड़ी रहेगा। तो इसका मतलब है कि फिर दिमाग लगाया गया, अरे हम तो रोटेटिंग फ्रेम में थे, हम तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में थे, इसका मतलब है कि सूडो फोर्स लगना चाहिए। कौन सा फोर्स लगना चाहिए? हम सूडो लगाना भूल गए, तो हम इस पे सूडो लगाएंगे। तो सूडो कौन सा लगेगा? सूडो लगेगा मास तो ऑब्जेक्ट का और एक्सेलरेशन फ्रेम का। अब फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है? फ्रेम का एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर r है। फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है? सर्कल में घूमेगा तो ओमेगा स्क्वायर r रहेगा ना। तो सूडो फोर्स किसका सूडो फोर्स है बच्चों? ये m ओमेगा स्क्वायर r किसका सूडो फोर्स है? सेंट्रीपिटल का सूडो है। तो सूडो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो सूडो है उसे ही हम एक अब नया नाम देते हैं जिसे हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या नाम देंगे हम इसे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब आता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब आता है जब हम रोटेटिंग फ्रेम के अंदर बैठकर एनालिसिस करेंगे, क्योंकि जब आप रोटेटिंग फ्रेम के अंदर बैठ जाएंगे तो आप एक एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर हैं, और एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर क्या लग जाता है? जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें सूडो लग जाएगा ना। सूडो कैसे लगता है? सूडो जो लगता है, रिमेंबर, याद होगा आपको, एफ सूडो जो लगता है वो लगता है माइनस m इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। मास किसका? ऑब्जेक्ट का, और फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लगा है। तो फ्रेम का एक्सेलरेशन तो टुवर्ड्स द सेंटर था a रेडियल, उसके अपोजिट डायरेक्शन में m ओमेगा स्क्वायर r। तो यहां से मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा, n इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r, और इसलिए मैं ये प्रिफर्ड मेथड मानता हूं। मैं फ्रेम के अंदर बैठ जाता हूं और ये जो नॉर्मल है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर देता है। तो ये लिख लीजिएगा, सेंट्रीफ्यूगल इज द सूडो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का ही जो सूडो है वो सेंट्रीफ्यूगल है। ये अगर ऑब्जेक्ट, फिर से बता रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसके पास a रेडियल भी है, a टेंजेंशियल भी है और a नेट भी है, तो अगर मैं f सेंट्रीफ्यूगल लिख रहा हूं तो वो केवल और केवल रेडियल के कारण होगा, ठीक है, रेडियल के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट में मुझे सूडो फोर्स लगाना है तो इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन ही होगी, a टेंजेंशियल से भी नहीं, a नेट से भी नहीं। सूडो फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल, जो सूडो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल, वो किसके कारण है? रेडियल के कारण है। रिमेंबर, सो रिमेंबर f सेंट्रीफ्यूगल इज, या फिर a सेंट्रीफ्यूगल इज द सूडो ऑफ, किसका सूडो है? ये a रेडियल का सूडो होता है, और किसी का नहीं है, ना a टेंजेंशियल का ना a नेट का, ठीक है। इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं है जब भी हम सेंट्रीफ्यूगल की बात कर रहे हैं। तो इतना मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। जब आप एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर हैं तो आपको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, और सूडो फोर्स जब आप लगाएंगे तो आपका काम खत्म। अब जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, अब सारे एग्जांपल्स आप समझ जाएंगे खुद से, ठीक है। मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग से एक बॉल कनेक्टेड है, एक बॉल कनेक्टेड है टू अ स्ट्रिंग, ठीक है, मास m है, चलो ले ही लेते हैं ना, 1 kg का मास है, और ये 10 मीटर पर सेकंड से यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, रेडियस जो है वो 2 मीटर, ठीक है। मैंने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी होगी। तो आप देखें, आप फ्रेम के अंदर ही बैठ जाएं, आप बॉल के ऊपर बैठ जाएं, अगर आप बॉल के ऊपर बैठ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया अंदर तो टेंशन लगी रही है अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और क्योंकि आप रोटेटिंग सर्कल के अंदर हैं, आप सर्कल में रोटेट कर रहे हैं, आप एक रोटेटिंग फ्रेम में, तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल बाहर लग जाएगा। कितना लग जाएगा? mv²r। कितना लग जाएगा? mv²r। कैसे भाई? a रेडियल को v²r में तो लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर r लिख दो या v²r लिख दो, एक ही बात है। तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mv²r, 1 into 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज 50 न्यूटन, 50 न्यूटन की टेंशन हो जाएगी, ठीक है ना। इसके ऊपर बैठ के हमारा काम आसान हो जाता है। अब और देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कह दिया कि मैंने एक
सर्कुलर डिस्क टाइप स्ट्रक्चर बनाया या रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाया, ये बॉल है और वो इस आर रेडियस के सर्कल में घूम रही है। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, आप समझ रहे होंगे कि किस टाइप का है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे यूं घूम रहा है इसमें, ठीक है। तो बताइए नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द वॉल, नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द वॉल, तो वॉल के कारण जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कितना होगा बच्चों, mv²r होगा अगर ये धीरे रफ्तार से चल रहा है तो, ठीक है ना। कैसे भैया, इस वॉल के ऊपर अगर हम बैठ जाएं तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगेगा और बचाएगा कौन, नॉर्मल, बैलेंस बाय नॉर्मल। आर यू क्लियर एनफ ऑन दिस पार्ट, ये आपको चीज क्लियर हो जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए मान लीजिए कि आपने ये एक रिजिड सपोर्ट है, दिस इज अ रिजिड सपोर्ट, ठीक है, रिजिड सपोर्ट से आपने एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दी, यहाँ पर मास m है, ठीक है, इसे कुछ वेलोसिटी v0 दे दी, क्या दे दी, और वेलोसिटी v0 दे दी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और नेचुरल लेंथ l0 थी, स्प्रिंग कांस्टेंट k है और नेचुरल लेंथ क्या है, l0 है। मैंने आपसे पूछा कि इट इज रोटेटेड इन अ सर्कल, आपने इसे एक सर्कल में रोटेट कराया, फाइंड आउट द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, इसे एक सर्कल में घुमाया गया है। बच्चों जब आप सर्कल में घुमाओगे तो इस m का fbd क्या बनेगा, इस m का fbd क्या बनेगा, सबसे पहले जैसे ही सर्कल में घुमाओगे तो एक सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगेगा, है ना, सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगेगा, कितना लगेगा, mv0 बाय r। अब देखो इस फोर्स के लगने के कारण, बाहर की तरफ एक फोर्स लगने के कारण क्या इसकी नेचुरल लेंथ रहेगी, नहीं, ये कुछ अमाउंट से एक्सटेंड हो जाएगा, तो अब जो इसकी लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी L0 प्लस x, तो यही तो रेडियस हो गया इसका, यही रेडियस हो गया, ठीक है। तो रेडियस को और मैं क्या लिख दूंगा, L0 प्लस x का, हाँ बस L0 प्लस x लिखूंगा, mv²r, और ये किससे बैलेंस होगा बच्चों, ये किससे बैलेंस होगा, जैसे ही स्प्रिंग एक्सटेंड होती है तो उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है व्हिच इज इक्वल्स टू kx, स्प्रिंग फोर्स जो है वापस इस स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ एक्वायर करने में हेल्प करता है, तो kx जो है वो किससे बैलेंस हो जाएगा, mv0² अपॉन l0 प्लस x, यहां से x के लिए सॉल्व हो जाएगा, यहां से यू हैव टू सॉल्व फॉर x, तो ये क्या बनेगा, kx l0 प्लस kx² माइनस mv0² इक्वल्स टू 0, सो kx² प्लस kx l0 माइनस mv0² इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल लेना, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, x के लिए सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, x आ जाएगा यहाँ से। तो मैंने आपको सारे एग्जांपल्स बता दिए छोटे छोटे, हर जगह कुछ ना कुछ आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है भाई, सेंट्रीफ्यूगल पे तो ले ही सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। मान लीजिए कि एक डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क को ओमेगा से घुमाया जा रहा है, ठीक है, डिस्क को ओमेगा से घुमाया जा रहा है, यहाँ पर एक ब्लॉक प्रेजेंट है, रेडियस जो है इसका r दूरी पे m ब्लॉक का m का एक मास प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जब घूमता है तो इट रिमेन्स स्टेशनरी, तो मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई म्यू बता दो, या फिर मैं पूछ लेता हूँ कि चलो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने म्यू दे दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे दिया है, मैंने आपसे पूछा कि फाइंड मैक्सिमम ओमेगा सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। मैं चाहता हूं कि कितने मैक्सिमम ओमेगा से मैं इसे घुमा सकता हूं जिससे कि ब्लॉक स्लिप ना कर जाए, तो बताइए कि कितना ओमेगा मैक्सिमम हो सकता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो बहुत सिंपल है, इस ब्लॉक का अगर मैं एफबीडी बनाऊं इस रोटेटिंग फ्रेम के ऊपर, तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, एक तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लग जाएगा, कितना लग जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर के कारण ये बाहर स्लिप करना चाहेगा, इसे बचाएगा कौन बच्चों, फ्रिक्शन बचा लेगा, है ना। तो हर केस में क्या होना चाहिए कि फ्रिक्शन जो है वो m ओमेगा स्क्वायर r को बैलेंस करके रखे, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो म्यू n के बराबर है, तो फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू n, फ्रिक्शन जो है वो म्यू n के बराबर हो जाए या उससे कम ही रहे तो हमारा ब्लॉक जो है वो स्टेशनरी रहेगा। तो सिंपल हो गया, m ओमेगा स्क्वायर r शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू n। अच्छा n की वैल्यू क्या होगी, mg, है ना, यहाँ mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, नॉर्मल से बैलेंस्ड है,
ठीक है ना। तो ये सिंपल m से m कैंसिल आउट हो जाता है, तो ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू जी बाय r का रूट, ठीक है। इससे कम होना चाहिए ओमेगा, या मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा की कितनी हो जाए, मैक्सिमम की आप मैक्सिमम वैल्यू म्यू जी बाय r का रूट रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो दैट इज द केस। इस तरीके से आप सेंट्रीफ्यूगल के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए सवालों का तो भंडार है इसमें। चलिए मान लीजिए कि मेरे पास 3 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। आई हैव 3 ब्लॉक्स विद मी। ये रहा एक रिजिड स्टैंड और इससे मैंने 3 ब्लॉक्स कनेक्ट किए हैं, 1 kg, another one is 2 kg और ये जो थर्ड वाला है वो 3 kg के बराबर है, ठीक है। ये दूरी 1 मीटर है, ये दूरी भी 1 मीटर है और ये दूरी भी 1 मीटर है, ठीक है। और मैंने इस पूरे सिस्टम को ओमेगा से घुमा दिया, ओमेगा इक्वल्स टू 5 रेडियन पर सेकंड, 5 नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 ले लेता हूं, ठीक है। 2 रेडियन पर सेकंड से मैं ऐसे घुमा रहा हूं सिस्टम को। तो क्या होगा, ये तीनों ब्लॉक्स एक सर्कल में घूम रहे हैं, ये वाला इस सर्कल में घूमेगा, ये बड़े रेडियस में घूमेगा और ये थर्ड वाला तो सबसे बड़े रेडियस में घूम रहा होगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये ब्लॉक्स घूम रहे हैं। मैंने आपसे पूछ लिया कि फाइंड आउट द टेंशन इन द 3 स्ट्रिंग्स, तीनों स्ट्रिंग्स में टेंशन बतानी है, T3, T2 और T1, ठीक है। मैं सबसे पहले 3 kg का एफबीडी बना रहा हूं। देखो 3 kg का अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा तो कौन-कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे बच्चों, स्ट्रिंग में टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन, मैं फ्रेम में ही बैठ जा रहा हूं तो इस पे क्या लगेगा बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो मैंने सेंट्रीपिटल वाला तो कांसेप्ट ही तुम्हारे सामने ज्यादा नहीं उसको इलैबोरेट किया, मैं सेंट्रीफ्यूगल से ही तुम्हें क्वेश्चंस करा रहा हूं, है ना, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। तुम उस फ्रेम के ऊपर ही बैठ जाओगे, रोटेटिंग फ्रेम के ऊपर ही बैठ जाओ उस ऑब्जेक्ट पे तो और सूडो लगा दो, बात ही खत्म। अगर इतना तुमसे हो जाएगा तो तुमसे सारे सवाल बन जाएंगे इसमें, ठीक है। तो बाहर क्या लगेगा, m ओमेगा स्क्वायर r लगेगा। चलो टेंशन T3 को कौन बैलेंस किया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है बच्चों, है ना, कंफ्यूज मत होना कि वर्टिकल प्लेन की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही घूम रहे हैं, इसलिए mg का कोई रोल यहाँ पर नहीं है। T3 की वैल्यू हो जाएगी m ओमेगा स्क्वायर r, m कितना 3, ओमेगा स्क्वायर 2 का स्क्वायर और रेडियस कितना बच्चों, यहां से यहां तक का रेडियस लेना पड़ेगा। ये कौन से सर्कल में घूम रहा है, वो सर्कल जिसका रेडियस 3 मीटर है, इनटू 3 करोगे, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 न्यूटन। तो D3 की वैल्यू मुझे पता चल गई। अब आप 2 kg का एफबीडी बनाइए, अब आप 2 kg का एफबीडी बना दीजिए। चलिए 2 kg का अगर मैं एफबीडी बनाता हूं तो कुछ ऐसा बनना चाहिए, 2 kg का एफबीडी, अंदर लगेगी टेंशन T2, बाहर लगेगी टेंशन T3, है ना, T2 और T3 अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और एक सेंट्रीफ्यूगल लगेगा बाहर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल बाहर कितना लगेगा, m ओमेगा स्क्वायर r, इसका मास है 2, ओमेगा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और रेडियस, ये कौन से सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस 2 मीटर है, तो इसको इनटू 2 करना चाहिए, 4 4 जा हो जाएगा 16 न्यूटन। तो मेरे हिसाब से T2 जो है वो T3 और 16 न्यूटन को बैलेंस किए हुए, T3 की वैल्यू है 36, 36 प्लस 16 हो गया 52 न्यूटन, ये हो गई T2, ठीक है। अब आपको T1 निकालना है, 1 kg का एफबीडी बनाओगे, ये लीजिए 1 kg का एफबीडी, यहाँ लगेगा T1, पीछे लगा T2 और एक सेंट्रीफ्यूगल भी लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r, सेंट्रीफ्यूगल m कितना 1, ओमेगा स्क्वायर 2 का स्क्वायर और रेडियस हो गया 1, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली 4, तो T1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 52 प्लस 4, 52 प्लस 4 कितना हो गया 56 न्यूटन। तो आप निकाल सकते हैं। कई बार क्या है वो पूछ लेते हैं, मतलब ये तीनों मास एक जैसे दे देंगे, L दे देंगे, T1 T2 T3 का रेशियो पूछ लेंगे, इस टाइप का सवाल भी आता है, तीनों का मास एक जैसा दे दिया और T1 T2 T3 का रेशियो पूछ लिया, आप निकाल सकते हैं ना, रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन सबसे ज्यादा होगी बच्चों, यहाँ टेंशन सबसे ज्यादा, फिर धीरे धीरे उधर जाके क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ऐसा समझो कि आप 3 जने यहाँ लटके हुए हो, 3 बच्चे यहाँ लटके हुए, एक के ऊपर मतलब एक ने हाथ यहाँ पकड़ रखे हैं, उसकी टांगे यहाँ पे, फिर दूसरे ने टांगे पकड़ रखी है और इसकी जो टांगे है वो थर्ड वाले ने पकड़ रखी है। तो सबसे ज्यादा दम लगा के किसको, किसकी भुजाओं में, किसके हाथों में सबसे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा, ऑब्वियसली इस वाले को, क्योंकि इसको तो इन लोगों को भी संभालना है। तो सबसे कम कौन आराम से, ये 3 kg वाला आराम से, कि भाई मेरे को तो किसी को पीछे संभालना नहीं है, मेरी टांगों में तो कोई फोर्स है ही, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ जाए, कंसेप्चुअलाइज कीजिए इन चीजों को। चलिए एक आध सवाल और मैं बता देता हूँ आपको इसी में, ठीक है। अब जैसे ये पूछा जाता है कि चलो भाई एक सिंपल पेंडुलम है, एक
इस तरीके से जो है बॉब इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा होगा, ठीक है। इसका मास दे दिया गया सपोज हाफ केजी का मास है, और इस इंस्टेंट पे जब हमने देखा तो 10 मीटर पर सेकंड इसकी रफ्तार थी, तो आपसे पूछ लिया कि फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस पॉइंट पे टेंशन बता दीजिए। तो ठीक है, आप क्या क्या लगाएंगे, देखिए ध्यान से, इसके ऊपर बैठ जाइए, इसके ऊपर बैठ जाएंगे तो एक mg का फोर्स लगेगा और mv²/r, ये जो लेंथ है वो 1 मीटर दे दी, चलो ठीक है। तो mv²/r, यहाँ रेडियस की जगह क्या लगेगा, लेंथ है। क्यों, सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल, रिमेंबर सेंट्रीफ्यूगल रेडियल का सूडो है, रेडियल हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल हमेशा सेंटर से अवे लगता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अंडर कंसीडरेशन, ठीक है। तो बस आपके लिए यहाँ पे टेंशन हो जाएगी, यहाँ टेंशन से ये चीज बैलेंस हो जाएगी, हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू mg प्लस mv²/l, ठीक है, टेंशन प्लस mv²/l। अच्छा, इसी की जगह अगर मैं किसी इंक्लिनेशन पे दे देता आपको तो क्या करते, अगर इंक्लिनेशन पे दे देते हम कुछ इस तरीके का, मैं दे देता चलो कि चलो अब आपका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ 37 डिग्री पे है, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है। अब बताओ mg तो अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता, mg अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड लगता, ये एंगल कितना हो जाता 37 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाता, यहाँ आ जाता mg cos 37 डिग्री, mg cos 37 डिग्री, और इधर क्या आ जाता है mg sin 37 डिग्री। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना तो ये g sin 37 क्या करेगा, ये a टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रहा है, और बाकी का आप देखिए सर्कल का सेंटर जो है वो यही होगा, और टेंशन तो अब इस ब्लॉक इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ जाऊं तो एक तो टेंशन इधर लग रही होगी, इधर लग रहा है mg cos 37 डिग्री, और एक mv²/l भी लग रहा है अवे अवे, तो टेंशन की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, mg cos 37 प्लस mv²/l, दैट्स द आंसर, ठीक है। v की वैल्यू पता है, l लेंथ 1 मीटर, वही का वही ले लो, mg cos 37 निकाल सकते हो, सेम वही कांसेप्ट है, वो हाफ केजी का ऑब्जेक्ट है, 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार है, सारी बातें आप रख के और टेंशन इवैल्यूएट कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ गए हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ जाइएगा। और एक और सवाल बता देता हूँ, चलिए मान लीजिए कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, आप एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में बैठे हुए हैं, और इस तरीके से जो है एक ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर एक इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों, क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन यहाँ पर रखा हुआ है, और एक m ऑब्जेक्ट जो है ना, एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास है, यहाँ बिल्कुल बीचों बीच बॉटम में पड़ा हुआ है, ठीक है। इस प्लेन की जो इंक्लिनेशन है, मतलब जो लेंथ है वो l है, कितना है, लेंथ l है, ठीक है। और ये जो सर्कल है, सर्कल का जो रेडियस है ना वो r है। एक्चुअली ये बॉक्स बहुत छोटा है एज कंपेयर्ड टू द रेडियस r, मुझे ऐसा लिखना चाहिए कि r इज मच ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू l, ठीक है ना। l के कंपैरिजन में ये जो r है ना ये बहुत छोटा, r जो है वो बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू दिस l, ठीक है। अब आपसे क्या कह रखा है, ध्यान से समझिएगा, ये इंक्लिनेशन जो है वो थीटा दे रहा है, दिस इंक्लिनेशन इज थीटा, और आपसे कहा गया है कि आपने इस पूरे सिस्टम को, मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि आपने इसे फिक्स कर रखा है इस तरीके से टेबल में, और आपने इस पूरे सिस्टम को ओमेगा से रोटेट करा दिया, ठीक है। समझना बात को, r मच ग्रेटर देन l दे रखा है, इस तरीके का एक कर्व्ड पाथ है, उसमें बॉक्स मूव कर रहा है सर्कल में ये बॉक्स मूव कर रहा है, जिसके अंदर एक इंक्लाइंड प्लेन पड़ा हुआ है इस तरीके का, मेकिंग एंगल थीटा, ठीक है। आपसे पूछा गया कि फाइंड आउट द टाइम टेकन, आपको टाइम बताना है जिसमें ये m मास का जो ऑब्जेक्ट है ये इंक्लाइंड प्लेन के टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए, टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम a टू b, a से b तक जाने में, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ठीक है। अब एक बात देखिए, यहाँ पर जब भी दे दिया ना r इज मच ग्रेटर देन l, तो वो एक्चुअली आपको ये बताना चाह रहा है
कि आप ये एल को बहुत छोटा मान रहे हैं ना जब आर के कंपैरिजन में, तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना वो चेंज नहीं होगा। मैं कहता हूं किसी भी इंस्टेंट पे मास m जो है वो यहां हो अगर, तो इस पे एक आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना बच्चों, कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल m ओमेगा स्क्वायर इनटू ये दूरी चाहिए ना r। अब ये आप कहोगे सर ये l है, ये r कौन सा है? भाई ये r इस पाथ का रेडियस है, और ये पाथ का रेडियस r इतना ज्यादा है l के कंपैरिजन में कि आप इसे पॉइंट साइज मान सकते हो, तो आप इसे m ओमेगा स्क्वायर r ही लिखोगे। इस l की तो कोई औकात ही नहीं है, तो यहां से यहां तक जाते वक्त आप अगर यहां तक r मान रहे हो और इसे r प्लस l मान रहे हो, तो l की कोई औकात ही नहीं है r के सामने। तो हर पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा वो क्या लगेगा? m ओमेगा स्क्वायर r लगेगा। ठीक है, ये एंगल थीटा है। क्या आप इस m ओमेगा स्क्वायर r के दो टुकड़े कर सकते हो? कर सकते हो। यहाँ आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r, क्या आ जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर r का cos कंपोनेंट, और एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r का sin कंपोनेंट। इसको ऊपर कौन चढ़ाएगा बच्चों? इसे ऊपर कौन चढ़ाएगा? एक्चुअली ये ऊपर नहीं, ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मैंने पहले ही दिया था, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसमें ये इंक्लिनेशन थीटा है। ठीक है ना? तो यहाँ g sin थीटा का कोई फर्क नहीं है। आप सोचेंगे सर यहाँ mg sin थीटा लगेगा, वो नहीं लग रहा है। आप हॉरिजॉन्टल प्लेन की ही बात कर रहे हैं, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल प्लेन ही है। देखो ऐसा है, ये सर्कल है, ठीक है, और ये इंक्लिनेशन ऐसा है, इस तरीके से। तो mg sin थीटा वाला तो वर्टिकल में आता है ना, जो वर्टिकल में इस तरीके का इंक्लाइन प्लेन हुई, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है। ठीक है ना? तो जब पार्टिकल a से b तक जाता है, तो टाइम पूछ रहा है आपसे, तो आप देखिए इसको ऊपर कौन ले जाएगा? ये वाला फोर्स ले जाएगा। कौन सा? ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। तो एक्सेलरेशन कितना है जो इसे ऊपर लेकर जा रहा है? वो ले जा रहा है ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। इस एक्सेलरेशन के कारण ये ऊपर बढ़ेगा। इनिशियल रफ्तार 0 थी, लेंथ l ट्रैवल करनी है, टाइम पूछा है, तो आप क्या लिखेंगे? l इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो टाइम जो लग जाएगा वो लगेगा अंडर रूट ऑफ 2l अपॉन एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना है? u तो 0 ही था, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इनटू r cos थीटा। तो इतना टाइम लगेगा नीचे से a पॉइंट तक पहुंचने में। नोट कर लीजिए।